मेरी फेवरेट फिल्म तो वैसे द डार्क नाइट है। बैटमैन, बैटमैन। हाँ। तो मैं बैटमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे तो। लेकिन इसलिए मुझे, डीसी वर्सेस मार्वल। यार मैं सिनेफाइल हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक कंपनी या किसी एक स्टूडियो के लिए मैं बायस्ड हूँ। जो अच्छी पिक्चर बनाएगा मुझे वो पसंद है। सिनेमा का प्यार है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सुपर हीरो या किसी एक उसका फैन हूँ। सुपर हीरो में तो देखा जाए तो बैटमैन का फैन हूँ मैं। तो बैटमैन द डार्क नाइट मूवी है वो मुझे इस वजह से इतनी ज़्यादा पसंद है। एक तो हैट्स ऑफ टू हीथ लेजर्स एक्टिंग। जोकर का कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया। क्रिश्चियन बेल ने भी अच्छा बैटमैन प्ले किया। बेस्ट बैटमैन तो मैं नहीं कहूंगा उसको, क्रिश्चियन बेल को, लेकिन बहुत अच्छा बैटमैन उन्होंने प्ले किया। मुझे वो मूवी इस वजह से पसंद है क्योंकि उसका जो डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है, वो जो मूवी शूट करता है वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता है। वो वीएफएक्स और सीजीआई पे भरोसा नहीं करता है। अब जैसे जो जोकर का वो सीन है जिसमें वो हॉस्पिटल से निकलता है हार्वी डेंट से मिलने के बाद और हॉस्पिटल ब्लास्ट कर देता है। तो वो देखा होगा तुमने, वो जो ब्लास्ट हो रहा है फिर उसने बटन दबाता है, ब्लास्ट नहीं होता है, पीछे मुड़ता है, फिर दबाता है, बम फट जाता है अचानक से। वो मेथड एक्टिंग थी उसकी। वो एक्चुअली में ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं था कि वो बटन दोबारा दबाएगा वो फटेगा। वो उसने सेट के सामने वहां पर किया नेचुरली। और वो सिंगल टेक शॉट था क्योंकि खास बात ये कि जो हॉस्पिटल में बम फटे थे वो असली में फटे थे। असली में उतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, उसको फोड़ा गया और वो शॉट क्रिएट किया गया। तो ये सीन रहता है क्रिस्टोफर नोलन का। और जब जोकर के पास बाइक से जाता है अपने, अपनी बैटमोबाइल से जाता है, बैटपॉट से जब अपने जाता है उसको मारने के लिए, तो जोकर बोलता है ना, कम एंड गेट मी, किल मी, किल मी, किल मी, आई वांट टू किल मी। तो वो अपना बाइक घुमा के लड़ जाता आगे ना। तो जो उस सीन के पहले जो ट्रक पलटती है ना, असली में पलटी है वो ट्रक। वो जो बड़ी सी ट्रक है जो पूरी एक थ्री से ऐसे पूरा पीछे का पार्ट कोई आगे गिर कोई जाता भी है। वीएफएक्स नहीं, कोई नहीं है, वो सीजीआई नहीं। असली में शूट किया गया सीन है वो। और इसके बिहाइंड द सीन्स भी देख सकते हो तो उसमें पूरी ट्रक पलटते हुए, जब रेकी के टाइम पे उस ट्रक को पलटा जा रहा था, तो वो चीज भी की गई। और सबसे बड़ी बात कि जो जिस रोड पे वो की गई है वो शूट, वो असली में उस सिटी के बीच में की गई है। वो सेट नहीं है, वो असली जगह है। असली जगह पर उन्होंने पूरी ट्रक पलटी है। तो जो प्रैक्टिकली जो शूट करते हैं ना, वो चीज मुझे पसंद है। तो डार्क नाइट राइजेस में जो बेन जब अपनी एरोप्लेन से टूट के अलग हो जाता है, लटकता रहता है, वो सारी चीजें असली में शूट की गई हैं। तो इस वजह से मुझे कैमरा वर्क उसमें ज्यादा है, सीजीआई नहीं है। तुम चैलेंजेस होते हैं, आई लाइक टू, आई लव चैलेंजेस। मुझे कोई चैलेंज देगा ये करके दिखाओ, तो मुझे अगर वो मुझे पता है वो चीज कर सकता हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, वो करना चाहूंगा। मुझे पता है कि अगर अपने में चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। और मुझे पता है ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए, इस लेवल का काम करने के लिए, तुमको उस लेवल का कैमरा हैंडल करने आना चाहिए क्योंकि तुम सारी चीजें प्रैक्टिकली कर रहे हो। कोई चीजों की तुम मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोलन की कि वो आज के जमाने में भी रील पे शूट करता है। रील कैमरे जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो उस कैमरे पे शूट करता है, वो डिजिटल कैमरा इस पे नहीं शूट करता है। उसको प्रॉपर जो मेथड्स होते हैं सिनेमा के जो शूट करने के, वो यूज करता है। तो वो सारी चीजें बहुत चैलेंजिंग होती है। आईमैक्स के रील कैमरा होते हैं वो उस पर शूट करता है। तो इस वजह से मुझे उसके साथ काम करना है कभी, मतलब पता नहीं उसके साथ कभी काम कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन उस तरीके का काम करना मेरे एक आइडल बन चुका है। तो जैसे आपने बताया आप डार्क नाइट के डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप इंडिया में भी देखते हैं कि इंडिया हाँ, में भी ऐसी हाँ, अपॉर्चुनिटीज मिल हाँ, सकती हाँ। हैं? तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कोई भी बेस्ट है, कोई भी चीज वर्स्ट नहीं है। लोगों को कई लोग ऐसे भी हैं जो इंडियन मूवीज बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इंडियन मूवी देखते ही नहीं, पसंद ही नहीं चाहते हैं। तो इंडिया में भी अच्छी मूवीज बनी है। जैसे गली बॉय मुझे बहुत पसंद है। गली बॉय को जिस तरीके से शूट किया गया है, जय ओगा ने शूट किया था, उसका जो डीओपी था, जो सिनेमाटोग्राफर था उसका, उसके बारे में मैंने पढ़ा था, वो मूवीज कैसे शूट की गई। और सिर्फ शूटिंग का ही उसमें काम नहीं रहता है, कैसे लाइटिंग्स जो होती हैं, लाइटिंग देना, वो भी एक सिनेमाटोग्राफर डिसाइड करता है कि कैसी लाइटिंग रहेगी, किस कलर की लाइट रहेगी। और ये भी सारी चीजें पिक्चर में देखी जाती हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन से तरह का कपड़ा पहनेगा, किस कलर का सामान रहेगा। एक लड़की है रेड ड्रेस में, एक लड़का है ब्लू ड्रेस में, उस लड़की के हाथ में कौन सा कलर का पर्स होना चाहिए, ये सारी चीजें भी डिसाइडेड होती हैं। बैकग्राउंड में अगर हरियाली है तो लड़का क्या कपड़ा पहनेगा, लड़की क्या कपड़ा पहनेगी, किस कलर का कपड़ा पहनेगी, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, क्या सीन है। अगर हॉन्टेड सीन है तो कलर्स डार्क रहेंगे, रेड कलर्स आएंगे उसमें। हैप्पी सीन है तो चिलिंग एनवायरनमेंट रहेगा, थोड़ी ब्लू लाइट रहेगी। ये सारी चीजें रहेंगी। सनसेट का टाइम है तो वार्म लाइट रहेगी, तुम्हारी गोल्डन आवर्स का टाइम है तो वार्म लाइट रहेगी। अगर तुम्हें ठंडी दिखानी है तो ब्लू लाइट दिखाओगे, थोड़ा ब्लूज रहेंगे उसमें। तो यूज से भी खेलना पड़ता है, इन सारी चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है अगर सिनेमाटोग्राफर। और ये सारी चीजें मैं देखता हूँ, जब मैं मूवीज देखता हूँ, तो मेरा ये नहीं है कि मैं 100 पिक्चरें देखूंगा।
कि मैं सारी पिक्चर देखनी है मुझे। मेरा ये है कि अगर मैं 10 पिक्चर देख रहा हूँ तो उसको 10 बार देखता हूँ। मैं बहुत कम मूवीज देखता हूँ, लेकिन जिस मूवी को देखता हूँ अच्छे से देखता हूँ, पढ़ के देखता हूँ, या फिर कई बार देखता हूँ। द डार्क नाइट राइजेस, बैटमैन बिगिंस, ये सारी मूवी मुझे नहीं पता कितनी बार मैंने देखी होगी। डायलॉग्स तक याद है मुझे ऐसे ऐसे टाइम पे। तो ये सारी चीजें जब जब मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि द डार्क नाइट में मैंने कई गलतियां नोटिस की हैं, गलतियां जो मूवीज में हुई हैं, कि कॉन्टिन्यूटी का एरर है, या फिर जोकर का, अभी बैटमैन ने उसे पकड़ा है तो एक बार जोकर का हाथ ऐसे है, जो वो जो इंटरोगेशन वाला सीन है ना, जब बैटमैन उसको जोकर को उठा देता है अपने हाथ पे, तो एक से एक कट में जोकर का हाथ ऐसे है, अगला कट जब लगेगा जोकर का हाथ ऐसे है, जो कि होना एक ही एंगल में चाहिए ना। जब उस सीन को तू देखेगा ना तो तेरे को पता चलेगा कि ये दो चीज अलग अलग हो रही है, कॉन्टिन्यूटी का एरर है ये। तो ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं, नई चीजें सीखने को भी मिलती हैं, लेकिन तब भी वो मूवी आज के टॉप 5 रेटिंग्स में, वर्ल्ड की टॉप 5 रेटिंग में कंसिडर की जाती हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीजन है उस चीज का। तो साउंड डिजाइनिंग का भी इसमें कुछ रोल रहता है, म्यूजिक का और फिल्म मेकिंग का आपस में क्या रिलेशन है? साउंड डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम एक थिएटर में जाते हो पिक्चर देखने के लिए, तो तुम कौन सी सीट सेलेक्ट करते हो बैठने के लिए? ठीक है सीट। एकदम पीछे। एकदम पीछे। अब जो सिनेमा हॉल बनता है ना, मैं जब जाता हूँ ना मूवी देखने के लिए, तो मेरे को सेंटर की सीट चाहिए, पीछे नहीं, एकदम पीछे नहीं। सिनेमा हॉल में जो सीटिंग पोजीशन होती है, उस सिनेमा हॉल का सेंटर, सीटिंग वाले का नहीं। तो गैप होता है उसके बीच में नहीं। अब जैसे कि A to Z रो है ना, अगर 26 रोज हैं, मैं 13 रो पे बैठूंगा, या फिर ऐसे रो पे बैठूंगा जो उस जो रेक्टेंगल जो सिनेमा हॉल बन रहा है उस थिएटर के बीचों बीच में रहे। क्योंकि जो मूवीज बनाई जाती हैं वो उन लोग के लिए भी सोच के बनाई जाती हैं जो अंधे हैं। ठीक, मूवीज अगर तुम बैठे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, लेकिन अगर पीछे साउंड डिजाइनिंग है, आवाज है, म्यूजिक है, तो तुम बता सकते हो कि हॉरर मूवी है। या फिर झरना बह रहा है, कोई आदमी जंगलों में चल रहा है, शेर की दहाड़ है, तो अगर वो बहरा भी है, अगर अंधा भी है, तो वो चीज सेंस कर सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है साउंड डिजाइनिंग और म्यूजिक फिल्म्स में। और जब तुम उस चीज को विजुअली देखते हो और आवाज नहीं आएगी, तो तुम देखोगे ही नहीं उस चीज को। तो साउंड डिजाइनिंग थिएटर में, मैं बता क्यों रहा हूँ कि सेंटर में मैं इसलिए बैठता हूँ, क्योंकि जो साउंड ऐसी डिजाइन की जाती है, जो सेंटर में बैठेगा उसको बेस्ट क्वालिटी की आवाज आएगी, क्योंकि सराउंड साउंड होता है। तो सराउंड साउंड में कभी तुम देखोगे, अगर एक्सट्रीम राइट में बैठे हो तुम, कोने में सीट मिल गई तुम्हें, बालकनी वाली सीट मिल गई जो पहले थिएटर्स में होते थे, तो वहां पर तुमको सिर्फ उधर की आवाज तेज आएगी जब राइट में पैन होगा, लेकिन लेफ्ट की आवाज में बहुत बहुत धीरे आएगी। तो वो चीज को मेंटेन करना एकदम, जब तुम बीच में बैठोगे, कोई तुम्हारे पीछे से चल के आ रहा है, कैरेक्टर के पीछे से चल के आया, तो ऑडियो पैन हो तो तुम्हें फील होगी। तो मैं इस वजह से वो सीट प्रेफर करता हूँ, और सेंटर की, जितनी सेंटर में बैठ सकूं, ताकि मुझे ज्यादा अपनी गर्दन ना हिलानी पड़े, और एक जगह से बैठ के मेरी आई के व्यू एंगल में, अपनी आंखों के व्यूइंग एंगल में वो सारी चीजें कवर हो जाए, ना कि मुझे अपनी गर्दन हिलानी पड़े। तो वो सीट मैं प्रेफर करता हूँ। बहुत पीछे हो जाता हूँ तो स्क्रीन छोटी लगती है, टीवी है, एकदम आगे चले जाओ तो ऐसे ऐसे देखते रहोगे, तो बीच में विजुअली भी अच्छा लगेगा और साउंड की वजह से भी अच्छा लगेगा। तो जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जब आपने बताया कि आप फिल्म मेकिंग में डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज लेते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं इन सिनेरियो में अलग सा इम्पैक्ट डालने के लिए। तो जब मूवीज ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुआ करती थी, तो उन सिनेरियोस में और इम्पैक्ट और उस सीन को एक्सप्रेस करने के लिए किस मेथड को यूज किया जाता था? तो होता क्या था, पहले तो कलर ग्रेडिंग पॉसिबल भी इतनी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम फिल्म्स को काट काट के जोड़ रहे हो, और वो बहुत पहले की टाइम की बात है जब ब्लैक एंड व्हाइट में ही पिक्चर शूट हो सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज नहीं हो सकती थी, इस वजह से वो ब्लैक एंड व्हाइट में शूट होती थी। वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही शूट की ही जा सकती थी, वो कलरफुल कैमरा ही नहीं बने थे जो कैप्चर कर सके, वो ब्लैक एंड व्हाइट ही शूट कर सकते थे। तो वो उस टाइम तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आ गया। डिजिटली पहली बार तुम मूवी देख पा रहे हो, जो कभी कोई सोचा नहीं होगा, पहली बार सामने मूवी आ रही है तुम्हारे, कि ऐसी क्या चीज है, लोग हैं चल रहे हैं अंदर, लोग तुम देख सकते हो उन लोगों को, लेकिन असली में वो चीज नहीं है। तो मूवी ही वो चीज है, और आवाज भी सुन रहे हो तुम। जो कभी पहले तो ये भी था कि साइलेंट मूवीज आती थी, आलम आ रहा थी, बाद में राजा हरीश्चंद्र आई, फिर बाद में ऐसी मूवीज आने लगी जिसमें साउंड आने लगा, कई मूवीज ऐसे आने लगी जिसमें कलर्स आने लगा। कुछ 1937 के आसपास मेरे ख्याल से इंडिया में कुछ कन्या कलम या ऐसे कुछ करके मूवी थी, जो पहली वो थी, कलर मूवी थी इंडिया की। तो उस टाइम भी जरूरी नहीं था कि कलर ग्रेडिंग की वजह से ही इम्पैक्टफुल लगे, चीजें अच्छी लगे। आज के जमाने में भी लोग ब्लैक एंड व्हाइट से खेलते हैं, देखा होगा तुमने, कि जब कभी सपने की चीज आती है, या फिर जो पुरानी स्टोरी दिखानी होती है, तो डीसैचुरेटेड कलर्स या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कलर से खेलते हैं, या फिर मोनोटोनस कलर से खेलते हैं, कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, जो कैरेक्टर है वो रेड पहना है तो रेड कलर अलग से पॉप हो रहा है। तो ये सारी चीजों का यूज किस जगह पर, किस टाइम पर,
किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए लगाना है, वो चीज भी ध्यान देनी पड़ती है। अब मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ कि जो एस्पेक्ट रेशियो होता है हमारा, अब जैसे लैपटॉप की स्क्रीन में अगर हम लोग देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन में अगर दिख रहा है वो 16:9 में अगर दिख रहा है, 16:9 जान रहा होगा तू, फोन पे वीडियो शूट करते हैं 16:9 का ऑप्शन आता है। पहले आते थे बॉक्स वाली टीवी जो थोड़े रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में होते थे, जो ऊपर CRT मॉनिटर्स आते थे, कंप्यूटर आते थे, तो उसका रेशियो होता था 4:3 या 1:1। ठीक है, तो उसमें हाइट ज्यादा होती थी और वो कम होती थी, विड्थ कम होती थी। अब जब तू फिल्म में जाता है, मूवीज देखने जाता है, तो ऊपर देखा होगा तुम्हें दो ब्लैक बार्स होते हैं, पूरी स्क्रीन नहीं होती है, ऊपर ऊपर थोड़े ब्लैक एरियाज होते हैं। यूट्यूब पे भी कोई सिनेमैटिक वीडियो ऐसे सर्च करेगा तो ऊपर नीचे ब्लैक बार्स दिखाई देंगे। तो वो एक फिल्म में वाइड एरिया दिखाने के लिए काम आता है, कि एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, कि तुम जो चीज देख रहे हो उसके बाहर भी चीज है। तो वो चीज दिखाने के लिए वाइड वो हम लोग वो यूज करते हैं वो एस्पेक्ट रेशियो को। अब जब हम लोग तूने वांडा विजन देखी है? वांडा विजन तुम्हारी 4:3 है, देखा होगा तूने कई, जब वो टीवी वी के सीन है उसमें, जो पुराने सीन्स हैं, जो मैंने ट्रेलर ही देखा है उसका, मैंने नहीं देखी वांडा विजन, लेकिन मुझे जो पता है आसपास के लोगों को, जो मैंने सुना है या थोड़ा बहुत देखा है मैंने, तो यही पता है मुझे कि टीवी का जो सीन है उसमें तो वो 4:3 का है। देखा होगा तुमने, साइड साइड में ब्लैक है, ऊपर नीचे ऊपर बॉक्स ही है। जस्टिस लीग स्नाइडर कट जो अभी आई है वो 4:3 है, साइड में छोटी है ऊपर में लंबी है। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है कि जो सुपरमैन है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, वंडर वुमन ऊपर की तरफ उड़ रही है, सारी चीजें ऊपर और नीचे में है। ठीक, वाइड में चीजें नहीं है उसमें, ऊपर नीचे में कोई चीज जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, विलन आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है। तो उसमें डायरेक्टर का वो था कि ऊपर की चीजें हमको ज्यादा दिखानी है, ना कि साइड की चीजें। तो ये सारी चीजें भी एक डायरेक्टर या सिनेमाटोग्राफर चूज करता है कि किस एस्पेक्ट रेशियो में मूवी बननी चाहिए या किस कलर में बननी चाहिए, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया या एस्पेक्ट रेशियो की बात हो गई। तो जैसे हमने देखा कि बॉलीवुड ने अपनी जो पहली मूवी आई थी और उससे लेने अब तक बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की है। लेकिन जब भी ऑस्कर की बात आती है, ऑस्कर में जब उसकी मूवी जाती है, तो उसमें हम देखते हैं कि अब हम काफी पीछे रह चुके हैं मूवीज में, हमेशा हॉलीवुड को ही ज्यादातर ऑस्कर से मिले हुए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? किस टाइप की मूवीज पर ऑस्कर ज्यादा प्रेफर करता है? यार होता है ऐसा है कि लोग तो ये भी बोलते हैं कि बाहर की मूवीज को इंडियन अवार्ड्स नहीं मिलते, लेकिन ये तो फालतू की बात है। ऑस्कर अगर सबसे बड़ी चीज है, तो जैसे वर्ल्ड कप है तो वो सबसे बड़ी चीज है, तो उसको कॉम्पीट करने के लिए जरूरी नहीं कि स्पेन भी क्रिकेट खेले। ठीक है, जितने लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो उस चीज में पार्टिसिपेट करती है। तो ऑस्कर्स थोड़ी, एक तो ऑस्कर्स सबसे बड़ी चीज, और आर्ट की फील्ड हर कंट्री काम कर रही है। तो इतने नंबर ऑफ फिल्म्स हैं उसमें, इतने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जो पिक्चरें बना रही हैं, उसमें तुम सेलेक्ट होके वहां तक जाना इज अ टफ थिंग। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पीछे है या आगे है कोई कंट्री, ऐसा नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि इंडिया की फिल्म वहां तक अगर उतनी नहीं पहुंच रही है, कम पहुंच रही है, सिर्फ नॉमिनेट हो रही है या फिर नॉमिनेट भी नहीं हो रही हैं, या जीत नहीं रही हैं, या कभी जीती भी हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। तो हो सकता है कि हम लोग पीछे हों, या हो सकता है कि हमारा काम उतना अच्छा ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस साल या उस टाइम वो पिक्चर ज्यादा अच्छा काम की हो जो बाहर की पिक्चर सेलेक्ट हुई हो ऑस्कर्स के लिए। तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, और इसके जूरी मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं कि क्या बेसिस रहेगा कि तुम ऑस्कर्स में आ सको या नॉमिनेट हो सको। अब जैसे नाटू नाटू को ऑस्कर मिला, वो मिला ऑडियो की वजह, उसके सॉन्ग की वजह से, लेकिन फेमस क्या हुआ उसका डांस। डांस। कितनी अलग चीज है ये, मतलब तुम इंडिया की कोई मूवी गई है गाने के लिए, लेकिन लोग नाच रहे हो उसके डांस पे, और हिट क्या हो रही है, मूवी। मूवी। ठीक है, तो सारी चीजें आ गई उसमें, लेकिन वही है कि एक चीज भी अगर तुम्हारी गई उससे तो कितनी सारी चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही है कि ओलंपिक्स में अगर इंडिया गोल्ड लाती है तो ज्यादा मायने रखता है, ना कि चाइना गोल्ड लाए तो ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में, हमारे पास कम नंबर ऑफ क्वांटिटीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस पॉडकास्ट पर ऐसे ढेर सारे अलग अलग ड्रेस को ला करते हैं, उनसे ऐसी रॉ बातें करेंगे जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो और जिनसे आपको लाइफ में कुछ सीखने को मिले।